जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका संदीप क्लास पर। बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो यूपीएसआई 2025 की वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं। उसका कई कारण है। कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जिनकी एज निकल चुकी है और उनको 3 साल की जो छूट मिली हुई है, उनको एज रिलैक्सेशन मिला हुआ है, उनकी वजह से वो रुके हुए हैं और अपनी भर्ती आने का इंतजार कर रहे हैं और अपनी जो पढ़ाई वहाँ से शुरू करने का भी इंतजार कर रहे हैं। बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका कांस्टेबल की भर्ती में रिक्रूटमेंट हो गया है, अपनी ट्रेनिंग पे गए हुए हैं। वो चाहते हैं कि अपनी हम वैकेंसी बढ़ाएं और दरोगा की यानी डबल स्टार की पोस्टें लें। तो उसके लिए कुछ जो क्वेश्चंस बच्चों के कई सारे सवाल आ रहे थे, उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि भर्ती की जो दरोगा भर्ती कब तक आएगी, एज लिमिट कब से काउंट होगी, जिन बच्चों को कुछ बच्चों को जो छूट मिली हुई है उनकी एज लिमिट कब तक की काउंट होगी, और ये दिया गया कि जो कांस्टेबल है वो अभ्यर्थी क्या करें और किस तरीके से अपनी तैयारी करें, और ये है कि एग्जाम में कितना समय लगेगा कि कब तक ये एग्जाम होगा। उस तरीके से हम लोग एक टाइम टेबल बनाएं और तैयारी करें, और आपको क्या करना चाहिए और किस सब्जेक्ट पर फोकस करें ताकि आपका जो स्कोरिंग है या जो नंबर है वो अच्छे आए। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि पिछली बार की जो मेरिट बहुत हाई जा रही है, कांस्टेबल की मेरिट भी हाई गई है, तो उसको देख करके आपको जो है वो आपके मार्क्स एग्जाम में लाना बहुत ज़रूरी है, वो भी अच्छे। तो उसके लिए कुछ जो है वो कुछ तरीके या कुछ चीज़ें जिनके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आखिरी तक इस वीडियो को देखते रहिएगा, हर एक प्रश्न का सवाल मिलेगा। इसी प्रकरण में कल के पेपर में एक न्यूज़ आई थी, जो न्यूज़ के बारे में हम लोग देख लेते हैं। इसमें दिया गया है कि कुछ चीज़ें जो हैं उनके बारे में हम लोग कुछ कोशिश करते हैं देखने की। इसमें ये दिया गया है कि दो सिपाही से पहले दो 4547 की वैकेंसी दरोगाओं में होगी भर्ती, यानी जो सिपाही की जो पोस्टें आने वाली थी 19,220 जो सिपाही की पोस्टें आने वाली थी उससे पहले जो है आएंगी। ये होगी सिपाही की भर्ती यानी कांस्टेबल की भर्ती। ठीक, ये आने वाली थी। उससे पहले कितनी वैकेंसी आएगी, जो 4543 की वैकेंसी जो दरोगा की भर्ती है, ऐसा पेपर में आया है। उत्तर प्रदेश पुलिस के करीब 24,000 पदों की भर्ती होने के तहत 4543 दरोगा की भर्ती पहले की भरे जाएंगे। और पेपर में निकला है कि उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नत विधेयक यानी जो दरोगा है वो 45-47 की भर्ती का वह जल्द शुरू होगा। अब कब तक की होगा इसके बारे में भी कुछ चीजें दी गई हैं। इसके बाद सिपाही के पद भरे जाएंगे, यानी सबसे पहले यूपीएसआई की वैकेंसी आएगी और फिर आएगी कांस्टेबल की वैकेंसी। तो ये सबसे पहले होगा, ऐसा पेपर में निकला। पिछले महीने में भी नोटिस ये आई थी कि 1 महीने के अंदर इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। इनकी जो 45-47 की लिस्ट के कहा गया कि प्रस्ताव भेजा जा चुका है और दोनों बोर्ड ने इन पदों की भर्ती के अप्रैल माह के तीसरे सप्ताह में विज्ञप्ति जारी करने की घोषणा की थी। तो ये जो इस पेपर में जो निकला है कि यानी अप्रैल पे जो है वो विज्ञप्ति यानी नोटिफिकेशन जो है वो जारी करने की घोषणा की थी, और उसमें 3 वर्ष की छूट हो। जो ये छूट का जो प्रकरण जो दिया गया है, यानी छूट के बारे में जो ये जानकारी दी गई कि स्टूडेंट्स को मिलेगी, वो 3 साल की छूट इस पेपर में भी दी गई है। ठीक, और ये दिए गए भर्तियों का रास्ता साफ हो चुका है। वही सिपाही भर्ती के लिए कुछ बिंदुओं पर शासन सहमति और शासन से अनुभूति सहमति में नहीं मिली है। मिलने की वजह से इसमें अभी देरी के आसार दिखाई पड़ रहे हैं। इसके देखते हुए दरोगा पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया करने की तैयारी तेजी से की जाएगी। सूत्रों की माने तो अगले माह इसकी विज्ञप्ति जारी की जा सकती है। ऐसा पेपर में निकला है कि अगर ये जून चल रहा है तो जुलाई के अगर एंड तक की हम लोग देखते हैं तो इसकी जो भर्ती है वो देखने को मिलेगी, यानी जो इसकी जो जुलाई में हो सकता है कि नोटिफिकेशन इसका आ जाए। ठीक है, तो ये पेपर में न्यूज निकली थी, उसके बारे में जानकारी है। अब आ जाते हैं हम अपने सवालों पर, जिनके बारे में हम लोगों ने इस वीडियो में देखा कि जो दरोगा की भर्ती है। पहला सवाल ये, दरोगा की भर्ती कब तक की आएगी। नोट एग्जाम में नोटिस के अकॉर्डिंग और वैसे भी हम लोग देख सकते हैं कि ये जो जुलाई के 2nd वीक या 3rd वीक में जो है तीसरे सप्ताह जुलाई में आ सकती है। अगर जुलाई में वैकेंसी अगर ये आती है तो ये 4 से 5 या मंथ ये साल के आखिरी में या जनवरी में 2026 में जो इसका पेपर हो सकता है। और जिस प्रकार कांस्टेबल की भर्ती बहुत जल्दी हुई, उसी तरीके से हो सकता है कि यूपीएसआई की भर्ती बहुत जल्दी से करा लें। तो अगले महीने में आपको हो सकता है नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। उसके 2 बेनिफिट्स कुछ बच्चों को होंगे, जैसे कि अगर ये कहा जाए कि कुछ बच्चे जिनकी एज लिमिट जो है वो एज
ओवर एज हो चुके हैं बट उनको 3 साल की अगर छूट मिली हुई है तो उसकी भर्ती का इंतजार करने के लिए, यानी अगर जो बच्चे ओवर एज हो गए उनको जो 3 साल की छूट मिलने से बहुत फायदा होगा, वो एग्जाम दे सकेंगे और भर्ती में बैठ सकेंगे। अब एक सवाल बनता है कि उन बच्चों का जिनको एज रिलैक्सेशन मिला है, उनका एक सवाल बनता है कि एज लिमिट कब से काउंट होगी। तो जो भी पुलिस की या कांस्टेबल की जो भर्ती होती है वो 1 जुलाई कोई भी साल होगा उस साल से ली जाती है, यानी अगर ये 2025 है तो 2025 लेके चलेगा, यानी 1 जुलाई से उसकी भर्ती वहां तक की और उस तक की जो है वो एज पूरी हो जाए तो 1 जुलाई से मानते हैं, 1 जुलाई तक मानते हैं। तो ये जो काउंट होगी वो 1 जुलाई से 2025 तक की काउंट होगी। ठीक, अब आता है कि 2000 जो कांस्टेबल जो सिलेक्शन हो गया, जो अपनी ट्रेनिंग पे गए हुए हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पहले किसी जॉब में जॉब करते थे फिर कांस्टेबल में हुए, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पहली जॉब ही उनकी कांस्टेबल की है, तो वहां पर भी ट्रेनिंग में भी बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल होता है, आप फोन भी नहीं देख सकते हो, बहुत सारी ट्रेनिंग्स होती हैं, दौड़ होती है, रनिंग होती है और सब सारी क्लासेस होती हैं। तो उनमें आपको मतलब पढ़ाई करने का समय बहुत कम मिलेगा, बट आपको जैसे संडेज हो गया या कोई और हॉलीडे हो गया, उस सभी समय पे आपको समय निकालना पड़ेगा। और आपको अगर आप चाहते हैं कि कांस्टेबल से दरोगा की भर्ती में आए तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ये एक्स्ट्रा जो समय है आपको कहीं ना कहीं अरेंज करना पड़ेगा, वो किसी भी तरीके से, या ये कहें कि कुछ जो नोट्स आपने बनाए होंगे उनको रिवीजन करके, या कुछ ऐसी वीडियो जिनको आप जिन टीचर्स को फॉलो करते हैं उनकी वीडियोस आप देखते रहिए और रेगुलर बेसिस पे अगर 1 घंटा 2 घंटा अगर समय निकालने को मिलता है तो आप उसको तैयारी कर सकते हैं। एग्जाम में कितना समय लग सकता है कि अगर जैसे ये कहें कि जुलाई में अगर इसका नोटिफिकेशन आ सकता है तो ये साल के आखिरी तक की, या साल के आखिरी या अगले साल के पहले महीने में इसका एग्जाम हो सकता है, पहले मंथ में इसका एग्जाम हो सकता है, या फिर अगर आगे बढ़ती है तो ये 6 से 7-8 महीने भी इसका समय ले सकता है। अब वो चीज़ आएगी कि आपका किस तरीके से नोटिफिकेशन आता है और कितनी जल्दी एग्जाम कराने। अगर एग्जाम बोर्ड अगर चाहेगा तो बहुत जल्दी भी एग्जाम हो सकता है। फिर आपको क्या करना चाहिए, इसमें अब बनता है कि हम लोगों को इस समय वैकेंसी आने वाली है, वैकेंसी तो आएगी क्योंकि पेपर में भी काफ़ी ज़्यादा निकल रहा है और ये अध्याचन पहले जा चुका था, वैकेंसी तो आनी है। आपको इस समय कुछ बच्चों की भी कैटेगरी है जो आप तैयारी करते हैं, उनमें कुछ ऐसे बच्चे हैं जो प्रॉपर तैयारी करते हैं, यानी उनका सिर्फ एग्जाम प्रिपरेशन करने के लिए। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अदर जॉब करते हैं, उनमें उनका भी सपना है कि पुलिस की 2 स्टार वाली नौकरी लें। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कांस्टेबल्स वगैरह की जो है वो जॉब कर रहे हैं, इस समय ट्रेनिंग पे गए हुए हैं, वो भी चाहते हैं कि हम अपना प्रमोशन लें। तो 3 कैटेगरी के स्टूडेंट आते हैं या 3 कैटेगरी के जो विद्यार्थी इस एग्जाम की तैयारी करेंगे, तो उनका पढ़ने का टाइम टेबल भी अलग होगा, उनकी पढ़ाई करने की जो तरीका भी अलग होगा, और उनके पास समय कम होने, जो जॉब कर रहे हैं उनमें कम समय में ज़्यादा पढ़ने का भी एक तरीका निकालना पड़ेगा। यानी एक प्रॉपर बिना टाइम टेबल के आप कोई भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। अगर कम समय, अगर जल्दी एग्जाम हो गया तो आपको सही तरीके से कि पर सब्जेक्ट आपको किस सब्जेक्ट में ध्यान देना है, किस सब्जेक्ट को थोड़ा सा लाइटली पढ़ना है, क्योंकि किसी की मैथ स्ट्रांग होती है, किसी की हिंदी स्ट्रांग होती है, किसी की रीजनिंग स्ट्रांग होती है, किसी की जीएस स्ट्रांग होती है। हर एक विद्यार्थी का पढ़ने का और सोचने का तरीका अलग अलग होता है। अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाना है और पढ़ाई करना है। ठीक, इसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं कि किस सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट वाइज पढ़ेंगे तो उसके बारे में आपको कोई भी सब्जेक्ट उठाइए, उसको पढ़िए, उसके प्रीवियस ईयर देखिए, उसके बाद उसके मॉक टेस्ट दीजिए, पूरा पहले सिलेबस खत्म करिए, फिर मॉक टेस्ट दीजिए, देन उसके बाद आप रिवीजन करिए, तभी आप जाकर के एग्जाम में क्वालिफाई हो पाएंगे। फिर किस सब्जेक्ट पर फोकस ज्यादा करें, यानी जो सब्जेक्ट आपका वीक हो उस सब्जेक्ट पर फोकस करना है। जो आपको लगता है कि आपको सब्जेक्ट आ रहा है उस सब्जेक्ट को थोड़ा सा आप लाइटली छोड़ सकते हैं, दूसरे सब्जेक्ट पे ज्यादा ध्यान दे सकते हैं। उसके बारे में हम लोग बात करते हैं इस सारे टॉपिक के बारे में। जैसे ये जो है हम लोग बात करते हैं कि जो यूपीएसआई का एग्जाम होता है उसमें 4 सब्जेक्ट या 4 चीजें पूछी जाती हैं, 4 की जगह 5 होती हैं। जैसे अगर कहा जाए कि पहला जो होता है वो हिंदी होता है, ठीक है। इसकी बात हम करते हैं कि जैसे अगर ये कहें कि पहला जो होता है वो हिंदी होता है, यहाँ पर हिंदी जो है 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 40 क्वेश्चन 100 नंबर के होते हैं। यानी अगर ये कहा जाए कि एक जो क्वेश्चन होता है वो 2.5 मार्क्स का होता है, ठीक। दूसरी चीज, इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, नो निगेटिव मार्किंग। बट एक चीज ये रहता है कि आपको हर सब्जेक्ट में मिनिमम जो है आपको यहाँ पर जो 35% जो है वो सवाल सही करने होते हैं, या यूँ कहें कि 35% जो इसका जो है वो सही करना होता है हर सब्जेक्ट में, ठीक है। निगेटिव मार्किंग नहीं है, बट आपको ये चीज ध्यान देनी पड़ती है।
तो हिंदी में 40 क्वेश्चन जो होते हैं 100 मार्क्स के आते हैं, और उसके बाद सामान्य ज्ञान और मूल विधि जो आती है वो 40 क्वेश्चन 100 मार्क्स के आते हैं। फिर आता है रीजनिंग के 40 क्वेश्चन 100 मार्क्स के आते हैं। फिर मैथ्स का 40 क्वेश्चन 100 मार्क्स के आते हैं। आपको पेपर में 2.5 घंटे का समय मिलता है। जब आप कह सकते हैं कि 160 क्वेश्चन होते हैं और 400 नंबर के होते हैं, 2.5 घंटे का आपको समय मिलता है। 400 में जो मेरिट बनती है वो हर जो है सब्जेक्ट वाइज अलग होती है। मेरिट की नहीं बात करा, कट ऑफ हर सब्जेक्ट में मिनिमम आपको 35% जो है वो लाने पड़ते हैं, ठीक है। उसके नीचे आपको क्वालिफाई नहीं किया जाएगा, वहाँ पे नीचे होगी। इसके बारे में जैसे अगर हम बात करते हैं कि अगर किस सब्जेक्ट में फोकस करें, तो हर एक कैटेगरी का हर एक जैसे कुछ BA BSc BTech और जो हर कैटेगरी के जो स्टूडेंट इसमें अप्लाई करते हैं, सबकी एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होता है। जैसे अगर कहा जाए कि जो आर्ट साइड वाले बच्चों के लिए हिंदी और GS ये स्ट्रॉन्ग होती है, और जो साइंस साइड के बच्चे आते हैं उनकी मैथ्स और रीजनिंग स्ट्रॉन्ग होती है। ये ऐसा हो नहीं सकता, मतलब अपने अपने अकॉर्डिंग होती है। बट अगर ये कहें कि जैसे अगर इसमें क्वालिफाई करना है, तो आप लोग जैसे कांस्टेबल के भी एग्जाम देखे होंगे, उसमें मैथ्स के क्वेश्चन का लेवल और इसके मैथ्स का लेवल का क्वेश्चन लेवल दोनों का जो होता है ये कहें कि अलग अलग होता है। क्यों? क्योंकि ये जो होती है वो ग्रेजुएशन लेवल की मैथ्स और रीजनिंग आती है, एग्जाम होता है। क्योंकि तो इसमें क्या होता है कि आपको मैथ्स की एक अच्छा जो है पोर्शन देखने को मिलेगा, एक लेवल देखने को मिलेगा, और रीजनिंग का भी देखने को मिलेगा। उसके साथ में GS और मूल विधि जो आती है, कॉन्स्टिट्यूशंस जो है आपको पढ़ना पड़ता है, और उसके बाद में जितनी धाराएं हैं उन्हें भी पढ़ना पड़ता है। हिंदी के भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो आपको जो सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग लग रहा हो, अगर ये कहा जाए कि इसमें जैसे मैथ्स का क्वेश्चन आ गया, मैथ्स सबसे जो होता है ये सबसे ज्यादा समय लेता है, इसमें परसेंटेज, एवरेज, टाइम एंड वर्क, और एडवांस मैथ के भी आते हैं, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, इस टाइप के भी जो क्वेश्चंस आते हैं। और उसी तरीके से रीजनिंग के भी एक अच्छा लेवल आता है। अच्छा, इसके आप PYQ करेंगे, फिर उसके बाद में आप देखेंगे किस तरीके कितने लेवल तक की आता है। उसके बाद में आप हर एक टॉपिक तैयार करें। तो अब एक आता है कि जैसे अगर अपना हमारा हो गया हिंदी, GS, रीजनिंग, और ये इसको अगर तैयार करें, तो सबसे पहले क्या कर सकते हैं कि आप जो है वो सिलेबस सबसे पहले जो है उसका सिलेबस देखिए। सिलेबस के बाद में आप देखिए कि किस सब्जेक्ट में आपका ये जो तैयार है। जब सिलेबस देखेंगे उसके बाद में इसके PYQ देखिए। PYQ जब देख लेंगे तो इसके बाद में आपको ये पता चल जाएगा किस लेवल तक ये पूछता है। उसके बाद में जितने टॉपिक हैं वो आप टॉपिक सब्जेक्ट वाइज हैं वो क्लियर करिए, यानी जो भी सब्जेक्ट है सब्जेक्ट वाइज उठाइए। सब्जेक्ट वाइज जब उठाने का ये रहता है कि आपका सब्जेक्ट वाइज उठाएंगे तो आपका टॉपिक तैयार होता चला जाएगा, और आपको जो है वो आपका सब्जेक्ट भी पूरा तैयार होता चला जाएगा। फिर उसके बाद में आप जब ये जो तैयार कर लेते हैं टॉपिक वाइज में जो भी सब्जेक्ट से बुक्स जो कवर करना चाहते हैं, बुक्स में भी आप बहुत सारी बुक्स हैं अलग अलग है सबकी। यूथ पब्लिकेशन के PYQ आते हैं, और RS अग्रवाल की मैथ्स आती है, उसे भी पढ़ सकते हैं। जब आप तीनों चीजें कर लेते हैं उसके बाद में मॉक टेस्ट लिखना शुरू करिए। क्यों? क्योंकि उसका होता क्या है, मॉक टेस्ट बहुत जरूरी होता है आपका रिवीजन की, आपको किस लेवल तक की तैयारी हुई है और आपको किस लेवल तक की आगे तैयारी करनी है। फिर उसके बाद में जब आता है कि जब आप मॉक टेस्ट करें तो लास्ट जो स्टेज आ जाती है कि जो आपका जो सब्जेक्ट है उसका रिवीजन शुरू करना कर दें। ठीक, तो रिवीजन जब आप कर लेंगे तो आपको जो है पूरा का पूरा तैयार हो जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें जो थी वो UPSI कुछ बच्चे ऐसे हैं जो क्वेश्चन सारे आ रहे थे, उनके सारे सवालों के जवाब हैं। आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। वैकेंसी आनी 1 महीना 1.5 महीना लेट हो सकती है, बट जब आपको एग्ज़ाम देना होगा तो आपको मेरिट हाई होती है। इस बार भी हाई है, अगली बार भी हाई थी। आप अच्छा पेपर देंगे, आपके नंबर अच्छे आएंगे तो आपकी पोस्ट भी जो होगी आगे मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें 4 लेवल होते हैं। अगर ये कहा जाए कि पहला जो एग्जाम होता है, फिर उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद में रनिंग होती है, फिर हाइट चेस्ट नापी जाती है, देन उसके बाद में फाइनल मेरिट आती है, उसमें आपका निकलेगा। तो आप सब्जेक्ट वाइज सिलेबस देखिए, उसको तैयार करिए, अपने टॉपिक तैयार करिए, देन उसके बाद में आप एग्जाम दीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।